आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक न्यूज़ आइटम पढ़ा। यह न्यूज़ आइटम लिख रहा है कि मॉम ट्यूटरिंग किड अगेंस्ट डैड इज क्रूलिटी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हाई कोर्ट। ये भोपाल जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला है और यह एक फैमिली रिलेशनशिप में या पति पत्नी के रिलेशनशिप में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। हालांकि मेरे विचार में इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे पति पत्नी या पारिवारिक संबंधों में साइकोलॉजिकल कंडीशंस और साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल वेरिएंट्स और साइकोलॉजिकल डिजीजेस, न्यूरोटिक या साइकोटिक या कुछ एबनॉर्मलिटीज मीन्स डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेन, इन सब का कोई ध्यान नहीं दिया जाता और वस्तुतः इनकी जागरूकता भी बहुत कम है। और इस जागरूकता के कम होने के कारण जो न्यायालय हैं वह भी इन परिस्थितियों को अच्छी तरह से एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। एक जनरल अवेयरनेस जो है वही बहुत कम है। साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट का नंबर भी बहुत कम है और साइकोलॉजिस्ट जो हैं भी वह सब बुकिश साइकोलॉजिस्ट हैं। उनको प्रैक्टिकल का बहुत कम अभ्यास है। सिर्फ शायद उन साइकोलॉजिस्ट्स को प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग होगी जो हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के साथ में काम करते हैं या किसी हॉस्पिटल में उनको कुछ विशेष ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं साइकेट्रिक प्राइमरी डिपार्टमेंट में या फिर रिलेटेड डिपार्टमेंट में जहाँ पे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स रोल प्ले करते हैं। उन बीमारियों में या बीमारियाँ एक मानसिक और शारीरिक अवसादों का एक सिम्टम होता है, जैसे न्यूरोलॉजी या न्यूरो सर्जरी में। तो बहुत कम मेडिकल में भी साइकोलॉजी के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए, जितना महत्वपूर्ण रोल इसने प्ले करना चाहिए वह नहीं होता है आज के हमारे समाज के अंदर भी। यह परिस्थिति पहले यूरोप में भी इसी प्रकार थी। पति पत्नी के बीच में या पिता पुत्र के बीच में या माता बच्चों के बीच में या अन्य रिश्तेदारों में साइकोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं, साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं या साइकोलॉजिकल एबरेशंस जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर उनकी समझ, साधारण समझ भी पारिवारिक लोगों को हो तो उनके समाधान निकाले जा सकते हैं या उनको कंट्रोल किया जा सकता है। खैर, आज क्योंकि खबर सिर्फ पति और पत्नी के बीच में है, जहाँ पे पत्नी बच्चों को अपने पति के अगेंस्ट में वो उनको सिखाती थी, पढ़ाती थी और जिससे दुखी होकर हस्बैंड ने कोर्ट में यह याचना की कि साहब मैं डाइवोर्स चाहता हूँ, क्योंकि यह भी एक तरह की प्रतिताड़ना है। और कोर्ट ने फाइनली एग्री किया कि हाँ भाई यह एक प्रतिताड़ना है। लेकिन यहाँ पे किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की है कि यह क्यों हो रहा है। यह व्यक्ति के या पति के व्यक्तित्व की कोई खराबी है या पत्नी के व्यक्तित्व की कोई खराबी है, उनके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंतर्गत यह हो रहा है। और वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ट्रीटेबल हैं कि नहीं, उनका इलाज किया जा सकता है कि नहीं, इस बात का एक्सप्लोरेशन या इस बात की समझ करने का
कहीं कोई प्रयास नज़र नहीं आता है। वस्तुतः पति पत्नी जो हमारे यहाँ समाज में जब शादी का तरीका होता है तो कोई जरिया ये जानने का नहीं होता। हालांकि मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि पति पत्नी के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए, लेकिन आज के समय में जहाँ सब परिवार अलग अलग रूप से रहते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रहते हैं, ऐसी बातें समाज के दूसरे लोगों को पता नहीं चलती और इनके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह कोई अनकॉमन बात नहीं है कि एक जो स्पाउस है वह किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा हो और जो एकदम ट्रीटेबल हो। इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कितने ही डाइवोर्स केसेस को डील कर चुका हूँ। हालांकि एक समय बीच में आया था कि जब बहुत से कोर्ट मेरे पास, जब मैं क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन यूनिट रन करता था जिसमें फैमिली क्लिनिक भी हम रन करते थे। फैमिली क्लिनिक मतलब कि हम ऐसे केसेस को भी एंटरटेन करते थे। सो बहुत से हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट ने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों को ऐसे कपल रेफ़र किए और मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है कि उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमको मिले थे। लेकिन जैसे जैसे बहुत सीनियर हो गया और जूनियर लोग डिमांड करने लगे, मैंने वह क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन क्लिनिक जो है अपने जूनियर्स को दे दी और उसके बाद में वह बंद प्राय ही हो गई। शायद 20-25 साल से वो बंद ही पड़ी हो गई। लेकिन उस समय मुझे ये अनुभव हुआ कि पति पत्नी में जो मानसिक विकार हैं वह बहुत बार उनकी इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन परिवार के अन्य जन उसको नहीं समझ पाते। कुछ प्रकार ऐसे हैं जिससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस तरह के हैं जो वास्तव में आज तक आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, जो अपने आप में एक डाइवर्स का ग्राउंड हो सकती है। जैसे इसी केस में मैं देख रहा हूँ कि पत्नी जो है वह बच्चों को अपने पति के अगेंस्ट में भड़का रही है। एक्चुअली इसका बहुत एक साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इस लेडी का होना चाहिए था और शायद ये उसी कैटेगरी में आए जहाँ पे उसका रहना अपने पति के साथ में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं होता और वहाँ सिर्फ एक डाइवर्स ही उपाय होता है मेल के लिए या फैमिली के लिए एक पीसफुल लाइफ लीड करने का या लाइफ में बच्चों के ग्रो करने का। उसके बारे में थोड़ा सा एक बीमारी के बारे में जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन इस केस में मुझे वो वही नज़र आ रही है। मैं अंदाज़ा लगा के कह रहा हूँ, कोई मैंने विशेष उनका कोई एग्जामिनेशन साइकोलॉजिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है, लेकिन यह जो सिम्टम है बच्चों को अपने फादर के अगेंस्ट भड़काना, यह एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का एक सिम्टम लगता है। नार्सिसिस्ट जो है, जैसा हम पहले इस पे बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि वे अत्यधिक ईगोइस्टिक होते हैं, वो बहुत ही शकी होते हैं, वो बहुत ही तगड़े मैनिपुलेटर होते हैं, वो पैथोलॉजिकल झूठ बोलने वाले होते हैं, रादर पैथोलॉजिकल झूठे होते हैं, वो सच बोल ही नहीं सकते और वो फेथफुल भी नहीं होते और उनको रेगुलर एक सप्लाई की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बेसिकली उनमें स्वयं के होने का अभाव है। तो उस अभाव की पूर्ति के लिए, यानी कि सेल्फ वर्थ की पूर्ति के लिए उनको हमेशा एक पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई की तलाश रहती है। अपने पार्टनर को वो हमेशा लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं, परिवार के संबंधों के सामने भी, इसलिए वो उनको बदनाम करेंगे, उनके अगेंस्ट में लोगों को बोलेंगे और ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ है परिवार में, फैमिली में वही है। यह तो बहुत
निकम्मा आदमी है, इसका कोई नहीं है। उनको उनसे कोई सिंपैथी नहीं होती है अपने हस्बैंड को। वो बीमार पड़ जाएं तो वो उनकी केयर नहीं करेंगे, या कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ आए जब उनको उनकी आवश्यकता है, यानी कि पत्नी की आवश्यकता है, उस समय वो सबसे ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करेंगे कि आप अपने पर्पज़ के लिए या चैलेंज या प्रमोशन या जो कुछ भी जिस बात के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस बात के लिए आप जूझ रहे हैं, या जिस बात के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें वो फेल हो जाए, उसमें सफल न हो, और उसके लिए सारी वो परिस्थितियाँ क्रिएट करेंगे। उसी तरह बच्चों को भी वो अपना ही एक एक्सटेंशन मान करके वह अपने पति की इमेज हमेशा उनके सामने खराब करेंगे। और सबसे खतरनाक बात इन औरतों में यह होती है कि वो अपने पति को फेथफुल नहीं होते, और अगर खुदा न खास्ता वह एक शारीरिक नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं उससे अगर ग्रसित हैं तो उनका एक व्यक्ति से काम भी नहीं चलता, और मल्टीपल रिलेशनशिप में वो विश्वास करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो इस तरह की खतरनाक बीमारी होने पर हमें ऐसे केसेस को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है। हालांकि ये देखा गया है कि ऐसे लोगों पर, ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो पाता। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि जहाँ भी पति और पत्नी में डिस्प्यूट हो, किसी भी तरह का जो रेगुलरली चल रहा है और शादी के 1-2 साल बाद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है बहुत बार जो नार्सिसिस्ट है वो एक पॉलिसी के अंदर 1-2 साल या 3 साल जब तक बच्चे नहीं हो जाते और वह व्यक्ति पूरी तरह से उसके हाथों में गिरफ्त में नहीं आ जाता, वो थोड़ा शांत भी रहते हैं। वो अपना गुस्सा और अपनी क्रियाओं को और अपने कार्यों को बहुत सीमित कर लेते हैं, और एक बार जब उनको ये पक्का हो जाता है कि यह व्यक्ति हम मेरे से नहीं जाएगा, अब खाने पीने का और रहने का हमारा बंदोबस्त हो गया, तो वो फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू करते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि बुरे बचपन के और हेरिडिटी से, मैं हेरिडिटी ज़्यादा मानता हूँ, बुरे बचपन का खैर तो असर होता ही है, क्योंकि कोई भी जीन एक्सप्रेशन में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए बुरा बचपन या अनकेयर्ड बचपन जो है वह तो इस चीज़ को क्रिएट करता ही है, लेकिन जेनेटिकल फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं। इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे कपल्स को कोर्ट्स पहले एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट में या इस क्रिया में कोई जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिया में मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि साइकोलॉजी ही अपनी रूट नहीं ले पाई है, जिसको मैं बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, 20, 25, 30 साल से प्रोपोगेट कर रहा हूँ कि इसकी बहुत आवश्यकता है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन एनी हाउ अभी तक सिर्फ साइकोलॉजी तो मैं स्टार्ट कर पाया SGT यूनिवर्सिटी में, पर उससे आगे बढ़ कर के, क्योंकि मेरा टर्म वहाँ ख़त्म हो गया और मैं यूनिवर्सिटी से बाहर हो गया, तो आगे मैं उसका प्रोग्रेशन नहीं कर पाया। फोरेंसिक साइकोलॉजी तक किया है, पर मुझे मालूम नहीं वो कितना और किस तरह से चल रहा है। इस तरह से जो साइकोलॉजी है वह हमारे समाज में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, खास करके पारिवारिक संबंधों में। लेकिन जो विडंबना ये है कि लोग साइकोलॉजिकल हेल्प लेना नहीं चाहते, साइकेट्रिक हेल्प लेना नहीं चाहते, और दूसरा एक अवेयरनेस साइकेट्रिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में इस बात को लेकर कम है, क्योंकि जब इसका उपयोग ही नहीं होता तो अवेयरनेस कहाँ से आएगी। इस तरह से अगर समाज के लोग, कोर्ट के लोग और दूसरे जो इससे संबंधित लोग हैं, अगर वो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे तो शायद बहुत सी मैरिजेस बचा ली जाएँ। वो खास करके वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनका ट्रीटमेंट संभव है, बहुत का तो ट्रीटमेंट संभव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी साइकोथेरेपी से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है या इन सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये
जहाँ भी होती हैं वो परिवार को समाप्त कर देती हैं, या कुछ लोगों के लिए इस तरह की दर्दनाक और दुखद परिस्थितियाँ क्रिएट करती हैं कि वो व्यक्ति न जीने में रहता है न मरने में रहता है, और उसका अंत का जीवन बहुत ही दुखी ढंग से बीतता है। मैं इस आशा के साथ कि कोई सुनने वाला इसके लिए प्रयत्न करेगा और साइकोलॉजिकल साइंसेस को प्रोत्साहन देगा, जिससे कि अंततः फोरेंसिक साइकोलॉजी वाले इस तरह की स्थितियों में भी पहुंच पाएँ, उनको डील कर पाएँ, इनको डील करने की संस्थाएं खुलें, तो शायद कुछ न्याय जो है वो समाज को ज़्यादा मिलेगा, और समाज के कुछ लोग जो इस सुख से वंचित रह जाते हैं, पारिवारिक सुख से वंचित रह जाते हैं, राधा उनका परिवार ही उनके लिए बहुत बड़ा दुख बन जाता है, वो ठीक ठाक से और बड़े संतुष्टि के साथ में अपने जीवन का यापन कर सकेंगे। धन्यवाद।